हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नर जनरल को। मॉडर्न हिस्ट्री गवर्नर जनरल एक टॉपिक ये है, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसके द्वारा हमको एक बार पूरे ब्रीफ में बोल सकते हैं या शॉर्ट में बोल सकते हैं कि आपको पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से लेकर पूरा का पूरा 1947 तक की चीजों को एक बार थोड़ी बहुत चीजें आपको याद हो जाएंगी। लगभग 50% जो इसके कंटेंट होंगे, जो इसके डेटा होंगे, वो आपको याद हो जाएंगे। इसी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला यही स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग अधिवेशन को ले लेंगे, जो कांग्रेस के अधिवेशन है उनको ले लेंगे, ताकि चीजें ना बहुत अच्छे से हमारी स्टार्ट हो और चीजें याद होती हुई चली जाए पूरा का पूरा। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं, कल से हम लोग ये वाली किताब आप लोग देख लीजिए। ये किताब देख रहे हैं ना, ये 31,000 का है। यूथ कंपटीशन की किताब है, बुक है। ये पीसीएस पीवाईक्यू है। इसमें 31,000 क्वेश्चन पीसीएस का पूरा, जो भी लोक सेवा आयोग जितने भी क्वेश्चन, वो यूपी पीसीएस जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो सब क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। प्रत्येक टॉपिक वाइज दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। कल से हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा टॉपिक वाइज, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो है कब होता है, उसके क्वेश्चंस बस कराएंगे। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है उसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे और चीजों को एक बेहतर वेब में कंप्लीट करेंगे, ताकि जो हमारा 12 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, उसमें प्रीलिम्स में, और उसके बाद जो हमारा क्या नाम है कि आरओ का मेंस एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत अधिक कारगर ये साबित होगा। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, यकीनन आपको बहुत मजा आएगा। ये वैसे पे कल से स्टार्ट होगा। वो वीडियो लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस, लगभग आधे घंटे का वीडियो सामान्यतः होगा। कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट हो जाए, बट थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है और उसमें एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगने की संभावना अधिक रहती है। तो इस वजह से 25 क्वेश्चन का एक अनुमान है कि उतना क्वेश्चन हो जाएगा, लगभग 40 45 50 मिनट में। तो उन सारे चीजों, एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट तो वहां पे रखना ही पड़ेगा। तो वहां पे हम लोग चीजों को देखेंगे। और आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, और देखिए चीजों को अगर हम बात करें तो देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम लोग तीन क्या 4 पार्ट में चीजों को देखेंगे। 4 पार्ट कौन सा होगा हमारा? वो 4 पार्ट देखिए। पहली बात तो हम लोग गवर्नर जनरल में पहले बंगाल का गवर्नर, क्या बंगाल का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, एक पार्ट ये हो जाएगा हमारा। जैसे कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, अंतिम गवर्नर कौन है, जैसे कि लॉर्ड क्लाइव, फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग, ये बंगाल का गवर्नर। फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन, बंगाल के गवर्नर जनरल। ये पूरा का पूरा जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं 1773 से लेके, जो भी बंगाल के गवर्नर जनरल हुए हैं 1833 तक, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज याद रखिए। यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज चीजों को देखेंगे और चीजों को याद करेंगे। इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि चीजें बहुत आराम से चलेंगी और बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी, ताकि आपको चीजें समझ में आए और चीजें याद हो। आप एक एक करके याद करेंगे ना, आपको इतने अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि आपको चीजें फिर भूलेंगी नहीं। फिर उसके बाद अभी एक बार पूरा का पूरा जब इसको हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें याद हुई होंगी कि हाँ, लॉर्ड कैनिंग कब आता है, लॉर्ड कर्जन कब आता है, विलियम बेंटिंग कब आते हैं, एलन बरो कौन था, लिटन कौन था, रिपन कौन था। ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। उनका ईयर वाइज डेट याद रहेगा कि वो किस समय से लेकर किस समय के बीच में भारत में वो वायसराय रहे, गवर्नर जनरल रहे, भारत के गवर्नर जनरल है। सारी चीजें आपको वहां पे याद रहेंगी। दूसरा पॉइंट ये रहेगा, तीसरे में अगर हम बात करें तो हम लोग देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल, क्या भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल इसमें देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। और चौथा जो होगा हमारा, उसके बाद हम लोग इसमें भारत के वायसराय को देखेंगे।
भारत का वायसराय, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय को हम लोग यहाँ पे चीजों को देखेंगे। फिर अगर हम बात करें क्या, फिर अगर हम बात करें तो वायसराय को हम लोग दो पार्टों में बांट देंगे। एक पार्ट जो हमारा हो जाएगा जो 1800 तक थे, यानी कि लॉर्ड कर्जन, यानी कि 1898 तक के जितने भी वायसराय हुए उनको देखेंगे। फिर उसके बाद 1898 के बाद से 1947 तक के जो गवर्नर जनरल हुए होंगे उनको हम लोग क्रम वाइज यहाँ पे देखेंगे, ताकि हमको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए और यकीन मानिए आपको पूरा का पूरा गवर्नर जनरल याद हो जाएगा। मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूं, यहाँ पे आपको चीजें याद होंगी, याद होंगी, याद होंगी, बहुत अच्छे तरीके से याद होंगी, ये मैं आपको बता सकता हूं। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नर जनरल को। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सामान्यतः जो हम लोग देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल तक, कोशिश करेंगे कि यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो जाएं। देखिए हम यहाँ पे बहुत एकदम अंदर तक नहीं जाएंगे, अच्छे से मतलब एकदम ऊपर ऊपर से इसके पॉइंट को, इनके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी उन घटनाओं को देखते हुए हम लोग चीजों को कंप्लीट करेंगे, ताकि एक थोड़ी बहुत जानकारी आपको इनके बारे में रहे और इनका समय कार्यकाल चीजें आपको पता रहे कि क्या चीजें कब घटित हुई थी, वही चीजों को हम लोग देखेंगे। कोशिश करेंगे कि भारत का गवर्नर जनरल तक आज कंप्लीट हो जाए। ये दो पार्ट में सामान्यतः अनुमान है मेरा कि ये दो पार्ट में होगा। और उसके बाद मैं आपको अगर दिखा दूं तो आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें लगभग इसमें लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, लगभग इसमें 100 क्वेश्चंस भी हैं। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। कहाँ पे चला गया? कुछ चार पार्ट, एक मिनट रुकिएगा। तो हाँ, अभी सही हुआ है। इसमें देखिए ये पूरा का पूरा गवर्नर जनरल है और इसमें लगभग क्वेश्चन होंगे। इसमें पूरे वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि अभी आपका पता है कि आपको कि इसमें वन लाइनर क्वेश्चन ही आरओ में इस बार पूछे गए थे। पूरा का पूरा आरओ में 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन गवर्नर जनरल से संबंधित है। इन चीजों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ताकि जो है ना चीजें हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और चीजें याद हो जाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बंगाल के गवर्नर जनरल से। बंगाल का गवर्नर से हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं। बंगाल के गवर्नर की चीजों से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या चीजें आएंगी। तो देखिए जो पहला हमारा होगा वो हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव की अगर हम बात करें तो ये दो बार यहाँ पे बंगाल का गवर्नर बन के आया, एक 1757 से 1760, फिर 1765 से 1767 तक ये भारत में गवर्नर रहा, सॉरी बंगाल में गवर्नर रहा। ये जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था उसको विजिट करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जब बक्सर का युद्ध 1764 में होता है तो उसके बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है ना, तो उसमें ये आ गया था, इलाहाबाद की संधि में ये आ गया था फिर से यहाँ पे गवर्नर बन के। हम बात करते हैं लॉर्ड क्लाइव की, तो लॉर्ड क्लाइव जो है ये 1742 में काउंसिल, क्या 1742 में ये जो है कि मद्रास काउंसिल का एक नौकर मात्र था। फिर उसके बाद 1751 में ये सेना का कप्तान बन गया, 1751 में ये सेना का कप्तान बन गया, 1757 में सेना का कप्तान बना और 1751 में सेना का कप्तान बना और 1757 में ये गवर्नर बना, 1757 में ये गवर्नर बना और 1765 में ये पुनः गवर्नर बना। 1757 से ये 1760 तक था, फिर ये यहां से चला जाता है। उसके बाद फिर ये 1765 में आता है और 1767 तक ये गवर्नर
रहता है बंगाल का। इसी ने द्वैध शासन प्रणाली जो बंगाल में स्टार्ट हुआ था, उसी ने स्टार्ट किया था। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। फिर 12 अगस्त 1765 की जो इलाहाबाद की संधि होती है, जो 12 अगस्त 1765 की इलाहाबाद की संधि होती है, वो संधि जो है शाह आलम द्वितीय के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ ये किया जाता है। शाह आलम द्वितीय के साथ किया जाता है। अगर हम बात करें बक्सर के युद्ध की, तो बक्सर का युद्ध ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। यहाँ पे अंग्रेजों ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सैनिक शक्ति का बहुत अच्छे से प्रयोग किया। सैनिक शक्ति का यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया, जिसके माध्यम से इन्होंने बंगाल पे अधिकार किया। बंगाल के साथ साथ उस समय इनका जो भारत पे शासन करने का इच्छा थी, शक्ति थी, उसका मार्ग प्रशस्त हो गया। क्योंकि उस समय अब भारत में कोई भी शक्ति जो थी वो अंग्रेजों यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने मजबूत नहीं थी। एक शक्ति थी जो थी मराठा, जिसको 1761 के पानीपत के युद्ध में वो हार गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध में वो हार गया था। अब हम बात करते हैं 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है। 1764 का बक्सर का युद्ध तीन लोगों के बीच में लड़ा गया था। वो तीन लोग कौन थे? तो एक था बंगाल का नवाब मीर कासिम। कौन? मीर कासिम था। मीर कासिम था। और दूसरा था अवध का नवाब सुजाउद्दौला। कौन? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला था। ये कहां का था? तो ये अवध का था। ये अवध का नवाब था और ये बंगाल का नवाब था उस समय। फिर जो एक तीसरा व्यक्ति था वो बंगाल का, कौन? सॉरी, जो था वो कौन था? मुगल बादशाह। कौन? मुगल बादशाह। मुगल बादशाह था। वो कौन था मुगल बादशाह? तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ये था। ये तीन शक्तियों का जो युद्ध हुआ वो किसके साथ हुआ? तो युद्ध हुआ वो अंग्रेजों के साथ। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी, अंग्रेजों के साथ ये युद्ध हुआ। और इन संयुक्त सेना को अंग्रेजों के द्वारा हरा दिया गया। और इस तरीके से इनका भारत में एक शक्ति बनने का जो स्थिति थी वो उसका वो मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी कि अब एक शक्ति के रूप में ये यहाँ पे भारत में अब शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। अगर हम बात करें 12 अगस्त, क्या 12 अगस्त की अगर हम बात करें, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ, अगर हम 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त में 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। दो संधियां होती है 1764 के युद्ध के बाद। एक इलाहाबाद की प्रथम संधि, दूसरा इलाहाबाद की द्वितीय संधि। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है वो 12 अगस्त 1765 का होता है। वो किसके बीच होता है? तो अंग्रेजों और जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे उनके बीच होता है। और एक इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है जो होती है 16 अगस्त को। ये किसके साथ होता है? तो जो अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे उनके साथ होता है। ये दोनों शक्ति होती है। फिर उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन जो है ना वो लागू किया जाता है। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया जाता है। राजस्व वसूलने और सैनिक संरक्षण जो है अंग्रेजों के हाथ में है। क्या? राजस्व वसूलना और सैनिक संरक्षण अंग्रेजों के हाथों में था। प्रशासन को देखना ये नवाब के हाथ में था। क्या? प्रशासन को देखना वो नवाब के हाथों में था। और जो मेन काम जो राजस्व था और सैनिक संरक्षण था वो अंग्रेजों के हाथों में था। इसी को द्वैध शासन कहा गया। क्या? इसी को द्वैध शासन कहा गया कि दो लोगों के द्वारा शासन किया जाएगा। बिहार में राजा सिताब राय जो थे उनको दीवान बनाया गया और बंगाल में मोहम्मद रजा खान को दीवान बनाया गया। याद रखिए, बिहार में राजा सिताब राय, बिहार में राजा सिताब राय को दीवान बनाया गया और बंगाल में मोहम्मद रजा खान को दीवान बनाया गया था। तो ये सारी चीजें रही। ये चीजें रही किसके साथ? आ, क्या नाम है कि लॉर्ड क्लाइव का। लॉर्ड क्लाइव के बारे में इतनी सारी चीजें आप लोग याद कर लेंगे, इससे ऊपर पूछे जाने की संभावना नहीं है और इतना बहुत है ये कंटेंट है। बाकी तो अभी जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और भी सारी चीजों को देखेंगे। तो ये सारी चीजें रही। अब इसके बाद जो आता है, अब इसके बाद जो आता है यहाँ पे वो कौन आता है? इसके बाद कौन आता है? तो अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे एक है वेंसीटाट। क्या नाम है उनका? वेंसीटाट। ये एक जो 67 से 69 है ना, उसकी बात मैं नहीं कर रहा अभी। इसके बीच में क्या? इनके बीच में यानी कि जब 1757, क्या जब 1757 से लेकर 60 तक, यानी कि जो प्लासी का युद्ध था उसके समय की बात मैं कर रहा हूं।
और 1760 तक। ये तो लॉर्ड क्लाइव था। कौन? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव था। फिर उसके बाद 1760 से लेकर 1765 तक एक गवर्नर आता है, उसका नाम था वेंसीटाट। क्या? वेंसी वेंसीटाट। वेंसीटाट ये गवर्नर था यहाँ का बंगाल का। इसी के समय में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध इसी के समय में हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था? तो उस समय गवर्नर वेंसीटाट था। वेंसीटाट उस समय गवर्नर था। सिर्फ इसके बारे में यही याद रखिए कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो वेंसीटाट के समय में हुआ था। उसके बाद आते हैं हमारे बेरेलास्ट। क्या बेरेलास्ट आते हैं, जिनका जो कार्यकाल था वो 1767 से लेकर 69 तक था। क्या? 1767 से लेकर 69 तक था। इसने सोसाइटी फॉर ट्रेड की समाप्ति कर दिया था। उसके बाद एक आते हैं कार्टियर। कौन? कार्टियर आते हैं। 1769 से 72 के बीच में इनका शासन था। 1769 से 1772 के बीच में इनका शासन था। इनके समय में पहली बार बंगाल में अकाल पड़ा और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के समय में हुआ। देखिए, थोड़ा सा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में थोड़ा सा संदेह है कि ये देखिए 69 तक ये भी है, 69 तक ये भी है। 69 में ये खत्म होते हैं, 69 में इनका स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे जगह बेरेलॉस्ट को दिया गया है और कई जगह मैंने कार्टियर को देखा है। तो इसको आप ध्यान छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए कि आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था। हम आपको एक बार और भी कोई स्टैंडर्ड बुक में देख के बताएंगे कि उसमें कौन था, तो आपको बता देंगे। इसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अंतिम जो आते हैं इसमें वारेन हेस्टिंग आते हैं। कौन? वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, जो कि ये बंगाल के प्रथम कौन? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर। अगर हम बात करें तो कौन कौन था जो बंगाल का गवर्नर? हम लोग देख रहे हैं बंगाल के गवर्नर को। बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन लोगों को हमने देखा? तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, वेंसीटाट। क्या? वेंसीटाट, लॉर्ड क्लाइव, वेंसीटाट, बेरेलास्ट, फिर उसके बाद कार्टियर, फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। इन लोगों को हमने देखा, ये थे बंगाल के गवर्नर। अब आप सोचिए कि हमको सिर्फ बंगाल के गवर्नर को पढ़ना है, तो आप एक नोट बनाइए। आप एक छोटा सा जो स्टिकी नोट होता है ना, उसमें लिखिए बंगाल का गवर्नर। बंगाल के गवर्नर में आप लिखिए लॉर्ड क्लाइव, वेंसीटाट, बेरेलॉस्ट, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग। अगर इनका समय लिखना है तो समय भी लिख लीजिए कि हाँ 1757 से 60 था एक बार, और दूसरी बार ये 1765 से 67 के बीच में आए थे। 1700 वेंसीटाट ये 1760 से लेकर 1765 के बीच में थे, और वेरलास्ट 1767 से लेकर 1769 के बीच में लिख लीजिए। और फिर उसके बाद 1769 से लेकर 1700 सॉरी 1767 से 69 और 1769 से 72 तक लिख लीजिए। और फिर उसके बाद 1772 से 74 तक लिख लीजिए वारेन हेस्टिंग को। कौन? लॉर्ड क्लाइव, वेंसीटार वेंसीटाट, वेरेलॉस्ट, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड क्लाइव, वेंसीटाट, वेरेलॉस्ट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग, ये कौन थे? बंगाल के गवर्नर थे। उम्मीद करते हैं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। देखिएगा, वारेन हेस्टिंग जो 1772 से 74 की बात की जा रही है, ये अंतिम गवर्नर होते हैं। और पहला गवर्नर कौन होता है बंगाल का? तो लॉर्ड क्लाइव होता है पहला गवर्नर। लॉर्ड क्लाइव के समय में जितनी भी घटनाएं हुई थी वो लॉर्ड क्लाइव के समय में ही हुआ था। और इसने द्वैध शासन प्रारंभ किया था बंगाल में, जिसमें इसने इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि की थी। और प्लासी के युद्ध के समय ये गवर्नर था उस समय बंगाल का, और ये 2 बार गवर्नर जनरल बन के आया था भारत में। ये सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा। और अब हम बात करते हैं भारत, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल। अब हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को। अब हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को, कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, अगर हम बात करें बंगाल के गवर्नर जनरल की, तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर जनरल था,
जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। आपको पता होगा कि 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी, और इसके द्वारा 1772 में किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। द्वैध शासन प्रथा को समाप्त कर दिया गया था बंगाल में, जो स्टार्ट हुआ था। और इसके समय काल की बात करें तो ये 1773 से लेकर 1785 के बीच में बंगाल का गवर्नर रहा। इसी के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ पे हम 1781 का संशोधात्मक अधिनियम भी लिख सकते हैं, जिसको बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। इसको बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है, इसको भी इसी समय में लिख सकते हैं। फिर 1774 का जो रोहिल्या का युद्ध हुआ था, इसी के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा जो 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ था, वो इसी के समय में हुआ था। और 1782 में तालाबाई की संधि भी इसी के समय में हुई थी, क्योंकि ये 85 तक यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे कार्नवालिस आ जाते हैं। फिर 1780 का जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, वो भी इसी के समय में हुआ था। 1780 का द्वितीय मैसूर युद्ध 1775 से 82 के बीच में जो आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध हुआ था, 1774 का रोहिल्या युद्ध, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। द्वैत शासन को समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। फिर अगर हम बात करें तो बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी, अवध की बेगमों में ज्यादती, इसके कारण हेस्टिंग पर इंग्लैंड में लौटने पर महाभियोग चलाया गया था। याद रखिए, एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था, जिनके ऊपर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव इसी ने रखा था। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति इसने किया था। प्रारंभ लॉर्ड क्लाइव ने किया था। प्रारंभ लॉर्ड क्लाइव ने किया था, और इसकी समाप्ति किसने किया था? तो इसकी समाप्ति वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। कोलकाता को बंगाल की राजधानी घोषित किया था। कोलकाता को बंगाल की राजधानी वारेन हेस्टिंग्स ने घोषित किया था। तो ये सारी चीजें रही वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कार्नवालिस के बारे में। क्या अब हम बात करेंगे कार्नवालिस के बारे में? हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके पहले हमने बंगाल के गवर्नर को कंप्लीट किया है, अभी बंगाल के गवर्नर जनरल को हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में अब जो वारेन हेस्टिंग्स है वो खत्म हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कार्नवालिस की। 1786 से लेकर 1793 के बीच में इनका जो कार्यकाल था वो था। के समय में तृतीय मैसूर युद्ध होता है 1790 से लेकर 92 के बीच में। 1790 से लेकर 92 के बीच में इनमें तृतीय जो होता है मैसूर युद्ध होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है इन्हीं के समय में। क्या? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। आप लोग उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। और जब हम लोग क्वेश्चंस को कराएंगे ना, तो उसमें भी चीजों को देखेंगे। सारी चीजें बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी, और एक एक जो बिंदु होगा, एक जो टॉपिक होगा, सब क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कार्नवालिस कोड का निर्माण जो है ना 1793 में किया गया था। क्या 1793 में कार्नवालिस कोड का निर्माण किया गया था, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथककरण किया गया। भारत में वकालत पेशे ने जन्म लिया। आज का जो वकालत पेशा है, भारत में वकालत पेशे का जन्म इसी के समय में लिया। और बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, क्या बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ करने वाला 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। हम लोग देखेंगे स्थायी बंदोबस्त को। आप लोग इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। आप सिर्फ अभी याद कर लीजिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को स्टार्ट करने वाला 1793 में कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। जिला फौजदारी अदालतें समाप्त कर भ्रमणकारी अदालतें इसने बनाया था। बंगाल में मुर्शिदाबाद, ढाका, कोलकाता और बिहार में पटना में इसने जो भ्रमणकारी जो अदालतें थी उसको इसने बनाया था। कार्नवालिस ने समस्त शक्ति जो थी वो जिले के कलेक्टर को दे दिया था। क्या? जिले के कलेक्टर को इसने समस्त शक्ति दे दी। यहीं से सिविल सेवा का प्रारंभ माना जाता है। यहीं से सिविल सेवा का प्रारंभ माना जाता है, इसलिए इसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। क्या कहा गया? कि इसने जो समस्त शक्तियां थी ना, उसको जिले के कलेक्टर को दे दिया था। जिले के कलेक्टर को दे दिया था समस्त शक्तियां। आज भी आपको पता होगा, भारत में जो एक जिले का शक्ति होता है वो कलेक्टर के हाथ में ही होता है। जो वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, उसी के हाथ में होता है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कार्नवालिस के समय से हुई थी,
इसलिए इसे सिविल सेवा का जनक माना जाता है। आप लोगों को पता है कि भारत में सिविल सेवा का जो उसमें शामिल किए जाने की बात की गई थी, वो 1833 में प्रयास किया गया था कि उसका जो एग्जाम होता है वो खुला एग्जाम हो, खुली प्रतियोगिता हो। बट 1833 में उसको प्रयास किया गया था, उसको कब वो प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी तो 1853 से वो प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड मैकाले की समिति जो बनी थी उसकी बात की जा रही थी। याद रखिएगा कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। फिर अगर अगले पॉइंट की तरफ बढ़े हैं तो अगला पॉइंट कहता है कि सिविल सेवा क्या, सिविल सेवा को जन्म देने वाला यही था, इसने सर्वप्रथम दरोगा की नियुक्ति की। सर्वप्रथम दरोगा, दरोगा की नियुक्ति किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1787 में कॉर्नवालिस ने राजस्व बोर्ड, क्या राजस्व बोर्ड का गठन किया था। इसका प्रधान जो था वो सर जॉन शोर था। सर जॉन शोर, अब इसके बाद सर जॉन शोर ही यहाँ पे गवर्नर बन के आएगा, बंगाल का गवर्नर। जो इसके अभिलेखापाल थे वो जेम्स ग्रांट थे। जो राजस्व बोर्ड था उसका प्रधान जो था वो सर जॉन शोर था, और अभिलेखापाल जो थे वो कौन था, जेम्स ग्रांट। 1805 में गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या, गाजीपुर, गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जो क्या बोल सकते हैं, कबर बोल सकते हैं इसको, वो गाजीपुर में है। ये ऐसा गवर्नर जनरल है जिसका कबर जो है गाजीपुर में है। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर इसने रोक लगा दी। क्या, कंपनियों के जो निजी व्यापार कंपनी द्वारा किया जाता था उस पर रोक लगा दिया गया। और 1805 में पुनः गवर्नर जनरल भारत में आया था। याद रखिए लॉर्ड क्लाइव भी 2 बार आया था। लॉर्ड क्लाइव 2 बार आया था। एक 1757 से लेकर 1760 के बीच में वो बंगाल का गवर्नर था, फिर 1765 से लेकर 67 के बीच में वो बंगाल का गवर्नर बना था। उसी क्रम में अगर हम बात करें कॉर्नवालिस की, तो ये 1785 से लेकर 1793 तक ये गवर्नर जनरल था। और उसके बाद ये 1805 में भी आया था, बट 1805 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी गाजीपुर में। तो फिर उसके बाद दूसरा आ जाते हैं कोई। तो ये सारी चीजें रही किसके बारे में, तो कार्नवालिस के बारे में थी। के बारे में थी, कार्नवालिस के बारे में ये सारी चीजें थी। अब हम बात करेंगे सर जॉन शोर को। हमने 2 लोगों को देख लिया है। 2 लोग कौन कौन से हैं, तो एक है वारेन हेस्टिंग्स। कौन है, एक है वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। और दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, तो कार्नवालिस। उम्मीद करते हैं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम आपके उत्तर देने के लिए तैयार हैं। कभी भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है ना, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर करेंगे। अब उसके बाद आते हैं सर जॉन शोर का जो कार्यकाल होता है 1793 से लेकर 1798 के बीच में होता है। जो 1793 का चार्टर एक्ट था, जो 1793 का चार्टर एक्ट था वो इन्हीं के समय में आया था। और 1795 में अवध के उत्तराधिकार विवाद में इन्होंने हस्तक्षेप किया था। फिर इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद का जो था, इलाहाबाद उसको कंपनी के साम्राज्य में विलय कर दिया गया। ये जो युग था इनको हस्तक्षेपवादी युग कहा जाता है। हस्तक्षेपवादी युग कहा जाता है इनके युग, किसके युग को, सर जॉन शोर के, सर जान के, सर जॉन शोर के युग को हस्तक्षेपवादी युग कहा जाता है। ये रहा सर जॉन शोर के बारे में। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो अब हमारे आ जाएंगे कौन, लॉर्ड वेलेजली। कौन, लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली था। क्या, सहायक संधि को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली। का जो कार्यकाल होता है 1798 से लेकर 1805 के बीच में होता है। सहायक संधि की जो प्रारंभ किया था वो इन्होंने प्रारंभ किया था, नीति प्रारंभ की थी। सबसे पहले जो है ना सहायक संधि ये निजाम के साथ, हैदराबाद के निजाम के द्वारा किया गया था, उसने इस पर हस्ताक्षर किया था। फिर चतुर्थ मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, इन्हीं के समय हुआ था। उस समय मैसूर खत्म हो गया था क्योंकि जो टीपू सुल्तान थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो द्वितीय मराठा युद्ध होता है ना 1803 से 5 के बीच में, वो भी इन्हीं के समय में हुआ था। उसके बाद बेसिन की संधि 1802 में भी इन्हीं के समय में हुआ था। तो इनके समय में 4 चीजों को याद रखिए। सहायक संधि को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, इनका कार्यकाल क्या था, तो 1798 से लेकर 1805, 1798 से लेकर 1805। फिर उसके बाद 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध जो हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था। और सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने वाला पहला कौन था राज, तो बोल सकते हैं उसमें हैदराबाद के निजाम थे। फिर बेसिन की संधि 1802 में होती है। मराठा का जो द्वितीय मराठा युद्ध था वो 1803 से 5 इन्हीं के समय में हुआ था। किसके समय में, लॉर्ड वेलेजली के समय। हमने किसको किसको देखा, तो वारेन हेस्टिंग्स को देखा,
वारेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, सर जानसोर, सर जानसोर, सर जानसोर और फिर वेलेजली। सर जानसोर, वेलेजली, ये चार को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। क्या उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके पहले हमने वहां पे क्लाइव को देखा था, वेंसिटार्ड को देखा था, फिर उसके बाद उसमें हमने वेरेलेस्ट को देखा था, कार्टियर को देखा था और वारेन हेस्टिंग्स को देखा था। वो बंगाल के गवर्नर थे। उसके बाद हमने जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसमें हमने वारेन हेस्टिंग्स को देखा, कार्नवालिस को देखा, लॉर्ड सर जानसोर को देखा, अब लॉर्ड वेलेजली को देखा। इसी तरीके से हमको चीजें याद हो जाएंगी, बहुत अच्छे से याद होंगी आपको ना। बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। और इसको एक बार आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, डबल स्पीड में कर लीजिए, जैसे भी पढ़ने का मन करे वैसे पढ़िए। फिर उसके बाद इसका बाद पीडीएफ इसको लीजिए और पीडीएफ को नोट कर लीजिए। जो चीजें भूल रही हैं उसको लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, वो है सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो उसके बाद यहाँ पे गवर्नर बन के आते हैं, गवर्नर जनरल बंगाल के बनते हैं। हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किसने किया, वो थे सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो ने किया। विल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो 1806 में इन्हीं के समय में हुआ था। विल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में इन्हीं के समय में हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे गवर्नर बनते हैं कौन, लॉर्ड मिंटो। कौन, लॉर्ड मिंटो। ये प्रथम की बात की जा रही है, ये प्रथम की बात की जा रही है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था ना, तो आपको पता होगा मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909 का, जो वो सुधार था उसमें मार्ले मिंटो, मिंटो द्वितीय था। अब ये मिंटो प्रथम अभी आया है 1807 में। अगर आपसे देखिए दो चीज होंगी, अगर आपसे मिंटो प्रथम पूछेगा तो आप 1807 से लेकर 1813 लगाएंगे। अगर आपसे मिंटो द्वितीय पूछेगा तब आप 1909 में जाएंगे। याद रखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा प्रथम और द्वितीय में। और इसका जो कार्यकाल रहता है 1807 से 1813 के बीच में होता है। इसने सर चार्ल्स मेटकाफ को रणजीत सिंह के पास भेजा और 1809 में जो है ना अमृतसर की संधि होती है। क्या 1809 में अमृतसर की संधि होती है, किसके बीच में, रणजीत सिंह जो सिख के राजा थे रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य होता है। और किसके बीच होता है, तो उस समय गवर्नर कौन था, तो मिंटो प्रथम था। चार्ल्स मेटकाफ वहां पे गए थे। बुंदेलखंड तथा नागपुर विद्रोह का जो है उसने दमन किया था। विद्रोह दमन किया था किसका, बुंदेलखंड और नागपुर का। फिर उसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। याद रखिए लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग्स में अंतर है। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और लॉर्ड हेस्टिंग भी बंगाल का गवर्नर जनरल था, बट वो बीच में आया था। इसका कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 था। क्या 1813 से लेकर 1823 के बीच में किसका कार्यकाल था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814 से 16 के बीच में, और सुगौली की संधि जो हुई थी 1816 में, इसी के समय में हुआ था। और पानी जो मराठा तृतीय मराठा युद्ध था 1817 से 18 के बीच में, 19 के बीच में, उसमें उस समय भी यही था। उस समय क्या किया गया कि जो मराठा परिसंघ था उसको साम्राज्य में विलय कर दिया गया, उसको कंपनी के साम्राज्य में विलय कर दिया गया। मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में इसी के समय में हुआ था। क्या मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय काल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय काल में। फिर अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो जो हमारा अगला गवर्नर जनरल आता है वो कौन आता है, इसी के समय में हम एक बात और देख लेते हैं 1817 में पिंडारियों का दमन। ये पिंडारी कौन थे, तो ये मराठी भाषा का एक शब्द है पिंडारी, मराठी भाषा एक शब्द है पिंडारी। लुटेरों का एक दल था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिंडारियों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो उसमें ये सारी चीजें दी जा सकती हैं। आपने एक मूवी देखा होगा मिथुन चक्रवर्ती और सलमान खान की, उसमें शायद एक हीरोइन थी जरीन खान थी क्या, और जैकी सराफ भी थे शायद थे। तो मूवी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसमें पिंडारियों पे ही वो शायद बना था पूरा का पूरा, तो सारी चीजें थी। और उसी के बारे में हम लोग ये पिंडारियों के बारे में बताया जा रहा है कि लुटेरों का एक दल था। हिंदू मुस्लिम इसमें शामिल थे, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग शामिल थे। अंग्रेजी अधिकारी जॉन मॉलकम ने इन्हें मराठा शिकारी के साथ शिकारी कुत्तों की संज्ञा दिया था। किसने कहा था, मॉलकम ने। मॉलकम, ये जॉन मॉलकम ने किया था, जो कि अंग्रेजी अधिकारी थे। इन्होंने जो पिंडारी थे उनको कहा था मराठा शिकारी के साथ शिकारी कुत्तों की संज्ञा किसको दी गई थी, तो पिंडारियों को दी गई थी।
इसके द्वारा तो जॉन मॉलकम के द्वारा किया गया था। पिंडारी नेता में अगर बात करें तो जीतू बासिल मोहम्मद, आमिर खान, करीम खान आदि नेता पिंडारियों के नेता थे। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी या रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। उस समय भी गवर्नर कौन था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स से ही थे। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला जो हमारा गवर्नर जनरल आता है, तो अगले गवर्नर जनरल आते हैं वो लॉर्ड अमहर्स्ट आते हैं, या लॉर्ड एमहर्स्ट भी बोल सकते हैं। वो आते हैं, इनका कार्यकाल 1823 से लेकर 1828 के बीच में था। 1823 से लेकर 1828 के बीच में था। इन्हीं के समय में प्रथम वर्मा युद्ध हुआ था 1824 के 26, 1824 से 26 प्रथम वर्मा युद्ध हुआ था। यांडूब की संधि होती है। यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था जिसने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय से 1827 में आमने सामने बैठकर बातचीत किया था। भरतपुर का अधिग्रहण 1826 में इसने कर लिया था। भरतपुर का अधिग्रहण 1826 में किया गया था। उस समय कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वही गवर्नर जनरल थे। तो इस तरीके से हमारा जो था यहाँ तक की चीजें कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्लास को यहीं पेंड करेंगे क्योंकि थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है, और भी एक हमारे भाई साहब आ गए हैं, अब उनकी क्लास यहाँ पे चलेगी। इस वजह से हम इस क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा, मतलब कि टॉपिक यही रहेगा, अगला जो पार्ट होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक से। लॉर्ड विलियम बेंटिक से हम लोग पूरा पूरा का मतलब पूरा कंप्लीट करेंगे 1947 तक, लॉर्ड माउंटबेटन तक। वहां तक की चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने जो देखा था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट किया था। 1773 से लेकर 1753 तक का जो एक्ट था उसको कंप्लीट कर लिया। जो दूसरा पार्ट है उसको हम पीपीटी के द्वारा पढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से पीपीटी बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, और उस पर हम काम कर रहे हैं, और जल्द ही हम उसको भी पीपीटी के द्वारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये पार्ट 1 गवर्नर जनरल था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब जो क्लास होगी, अगला क्लास पार्ट 2 होगा, वो कल होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।